हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम जा रहे हैं हमारे 9th कंट्री में और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। टाइटल पढ़ के आपको समझ ही गया रहेगा कि हम लोग जा रहे हैं जापान। हम लोग ये कंट्री के लिए ना काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। एक्चुअली बीच में इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हो गया, कैंसिल करना पड़ा था। हम लोग ने कैंसिल किया, थोड़ा लॉस भी हुआ, बट फाइनली हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इतना टाइम से प्लान कर रहे हैं तो वहीं पे जाते। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। करंटली हम लोग है सिंगापुर एयरपोर्ट पे, हम लोग का फेवरेट एयरपोर्ट। और हम लोग फ्लाइट में भी अभी बात कर रहे थे कि ये हम लोग का 5th टाइम है हम लोग सिंगापुर एयरपोर्ट पे। तो काफी अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहोगे कि पूरा ये सीरीज कैसा रहेगा, और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है। सो लेट्स यहाँ पे ना एवरी टाइम कुछ नया अट्रैक्शन खुलता है, तो वैसे यहाँ पे भी एक है। यहाँ पे आप खड़े रह सकते हो और यहाँ से फोटो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं बाय द वे। सिंगापुर एयरपोर्ट पे अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो ना, तो ऐसे आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे अट्रैक्शंस दिखेंगे जहाँ पे बच्चे आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े अट्रैक्शंस भी है, जैसे बटरफ्लाई गार्डन, उसके बाद में मूवी थिएटर, ऐसे काफ़ी कुछ है। और अगर आपको चेक करना है तो हम लोग यहाँ पे आई बटन पे दे देंगे। जब हम लोग बाली गए थे ना, तो हम लोग ने काफ़ी लोकेशंस कवर किए थे, और सिंगापुर वाला एक वीडियो भी है जहाँ पे हम लोगों ने पूरा चंगी एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया है। वो भी हम लोग आई बटन पे दे देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, तो आप वो ज़रूर चेक करना। ये कौन सा केक है? बनाना केक। मस्त है। यूजुअली जब लोग जापान के लिए प्लान करते हैं तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट टोक्यो होता है, बट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है ओसाका। उसके पीछे का रीज़न आपको हम आगे चलकर वीडियो में बताएंगे। और मुंबई से ओसाका का कोई ऐसे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं था, या तो हमें दिल्ली में लेओवर मिल रहा था या फिर हमें सिंगापुर में लेओवर मिल रहा था। बट जब हमने एयर इंडिया से प्राइजेस कंपेयर किए तो सिंगापुर एयरलाइन के प्राइजेस काफ़ी अफोर्डेबल थे, काफ़ी कम थे उससे। प्लस हमने ऑलरेडी सिंगापुर एयरलाइन से ट्रैवल किया है, तो हमें उसका कंफर्ट और उसकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो हमारा जो फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी है मुंबई टू सिंगापुर, उसके लिए हम सुबह 6:30 बजे निकले थे घर से, क्योंकि हमारा 11:30 का फ़्लाइट था। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 घंटे लगे, और सिंगापुर के टाइम के हिसाब से हम पहुँचे शाम को 8 बजे। सिंगापुर और मुंबई के टाइम डिफरेंस में 2.5 घंटे का फ़र्क है। सिंगापुर 2.5 घंटा आगे है इंडिया से। और जो ओवरऑल हमारा जर्नी था 5 घंटे का, अमेजिंग था, क्योंकि हमें नए एयरक्राफ्ट में टिकट्स मिली थी, और जो उसका लेग रूम वगैरह है वो काफ़ी स्पेशियस है। फूड बहुत अमेजिंग था, और अगेन सर्विस बहुत अच्छा था। यहाँ पे सिंगापुर में हमारा 5 घंटे का लेओवर है। रात का 1 बजे का फ़्लाइट है हमारा नेक्स्ट अभी ओसाका के लिए। सो वहाँ पे डिनर सर्व नहीं होगा, सीधा ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। और एक और चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमें कि हमें बाली जाना है या फिर कोरिया जाना है, तो हमारे सिंगापुर में लेओवर है, तो हमें ट्रांजिट वीज़ा लगेगा या नहीं। सो इसका आंसर है कि डिपेंड्स कि आपका PNR नंबर सेम है कि नहीं, आपको यहाँ से लगेज कलेक्ट करना पड़ेगा या नहीं। अगर लगेज कलेक्ट करना पड़ेगा और PNR सेम नहीं है, तो आपको इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेगा। बट अगर आपका PNR सेम है और आपका लगेज इंडिया से डायरेक्टली आपके फाइनल डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र होने वाला है, जैसा हमारा आज है, मुंबई से सीधा ओसाका जाएगा हमारा लगेज, तो इस केस में हमें ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये ना सिंगापुर एयरपोर्ट का सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर आपको 96 आवर का वीज़ा फ्री ट्रांजिट मिलता है, अगर आप आगे के जो 2 कंडीशंस मैंने बताए वो फुलफिल करते हो तो। हम खा रहे हैं आज डिनर में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर। मैक स्पाइसी मील, और किंजल ने नॉर्मल वाला बर्गर बोला है, और फ्राइज़। और हम लोगों ने पानी लिया क्योंकि रात को कुछ ठंडा नहीं पीना था हम लोग को, और ना ही कॉफ़ी पीना था। बट ये चीज़ अच्छी है ना, एक सिंगापुर मतलब इसमें बॉटल आ जाता है। हाँ, पानी का भी ऑप्शन रहता है। यस। और मिल्क भी मिलता है यहाँ पे, माइलो भी मिलता है। ये जो फूड कोर्ट है ना, उसी के सामने के साइड पे यहाँ पे 7-Eleven है। इनकेस अगर आपको यहाँ पे खाना है, या फिर यहाँ से आपको पानी का बोतल या फिर नेसेसरी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ से सॉक्स ले लिया, क्योंकि मैंने डाले ये वाले शूज़ जो कि वाटरप्रूफ शूज़ है, और वो मुझे अभी काट रहे हैं।
24 आवर्स की जर्नी के बाद हम फाइनली ओसाका पहुँचे और लैंड करने के बाद ना हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया। और ओसाका जो एयरपोर्ट है मतलब कांसाई एयरपोर्ट है वहाँ से हमें मेन ओसाका में पहुँचने के लिए बस ली थी, जिसके बारे में सारी डिटेल्स हम आपको आगे चलकर वीडियो में बताएंगे। तो हमने क्या किया, सुबह पहुँच के सबसे पहले चेक इन किया, हमें अर्ली चेक इन मिल गया लकीली, और उसके बाद 3-4 घंटे का अच्छे से रेस्ट किया। अभी हम बाहर निकले हैं तो सबसे पहले सुइका कार्ड लेंगे और कुछ खाएंगे भी। गाइस हम लोग के होटल के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये फैमिली मार्ट है और हम लोगों ने आने के बाद में यहीं से हमारा लंच किया। यहाँ पे सारा मिलता है, सैंडविच वगैरह, पानी वगैरह, तो हम लोगों ने यहीं से ले लिया था। ये इतना बिजी इंटरसेक्शन है बट कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा है ना। हम लोग के यहाँ से ओसाका स्टेशन जो है वो 450 मीटर्स पे है और रफली 6 to 7 मिनट्स का वॉक है। हम लोग आते टाइम पे भी चल के ही आए और अभी भी चल के ही जा रहे हैं। हम लोग एक्चुअली आते टाइम पे सुइका कार्ड लेने वाले थे बट हम लोग इतना थक गए थे और बहुत नींद आ रहा था, इसलिए हम लोग डिसाइड किया कि बाद में थोड़ा फ्रेश होके जाएंगे, तो अब भी जा रहे हैं। और जैसे काफ़ी लोगों को पता ही है कि मतलब जापान काफ़ी वॉकेबल सिटी है, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और लगेज के साथ भी हम लोग को यहाँ पे आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना, आराम से आ गए। आराम से, प्लस वेदर भी काफ़ी अच्छा है। वेदर भी बहुत अच्छा है, क्लाउडी है अभी बट ठंडा भी है। ये ऐसे सारे सिटीज़ के बीच में ये ट्रीज़ लगाए हैं तो बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है ये। और सारे फुटपाथ के बाजू में यहाँ पे ऐसा ग्रीनरी है। स्टेशन से ज़्यादा मॉल लग रहा है ना वो। हाँ गाइस, ये ओसाका स्टेशन है। वो कार देखा? JR टिकट से सारे। हम लोगों को ट्रैवल कार्ड तो मिल गया है और यहाँ पे जो है ओसाका में आपको सुइका कार्ड नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है ICOCA। तो ये हम लोग को यहाँ पे आके ही समझा कि यहाँ पे ऐसे टाइप का कार्ड मिलता है। तो अगर आप टोक्यो से आ रहे हो तो आप ऑब्वियसली वेलकम सुइका कार्ड बाय करोगे, जो यहाँ पे भी चलेगा आराम से। बट सिंस हम लोगों ने ओसाका से शुरू किया हम लोग का ट्रिप, तो हम लोग को ये टिकट मतलब ये कार्ड बाय करना पड़ा और इसका जो कॉस्टिंग है वो है 500 येन, बट जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 1000 येन, उसमें आपको 500 का बैलेंस मिलता है। तो हम लोगों ने चेक भी किया कि जो भी सबवे का कॉस्टिंग है वो है 130 येन से लेके 370 येन तक। तो आई गेस एक ही टिकट आएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने वापस एक बार 500 येन डिपॉजिट कर लिया। तो अभी टोटल जो बैलेंस है वो है 1500, उसमें से 1000 येन यूज़ कर सकते हैं और जब हम लोग यहाँ पे ये कार्ड वापस दे देंगे तो हम लोग को 500 येन मिल सकता है। बस वो माइंड में रखो, अगर आप ओसाका से आ रहे हो तो आपको ICOCA कार्ड लेना है और अगर आप टोक्यो से आ रहे हो तो आपको सुइका कार्ड लेना है और सुइका कार्ड सब जगह पे चलता है, ये भी कार्ड सब जगह पे चलता है। अभी हम लोग को पता नहीं कि उन्होंने ऐसा डिफरेंस क्यों रखा है। प्लस आप क्लूक पे भी बाय कर सकते हो सुइका कार्ड, बट वो कार्ड जो आपको उठाना है वो आपको टोक्यो के एयरपोर्ट से ऑब्वियसली उठाना पड़ेगा। और एक है एप्पल वॉलेट में ही आप सुइका कार्ड लोड कर सकते हो और सीधा फ़ोन से टैप करके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, जो हम लोगों ने किया नहीं, हम लोगों ने सीधा एक कार्ड ले लिया। वाला एरिया एकदम ऐसा हाई एंड एरिया लग रहा है ना। कांसाई एयरपोर्ट से अगर आप भी हमारी तरह बस लेते हो सिटी सेंटर में आने के लिए, तो ओसाका स्टेशन के 2 स्टॉप्स है। एक ये पहला, ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है होटल हांक्यू रिस्पायर, ये फर्स्ट स्टॉप आता है, और दूसरा आता है वो है हर्बीस। ये जो पूरा एरिया है ये प्रॉपर प्राइम एरिया है ओसाका स्टेशन के आसपास का। और एक्चुअली ना ओसाका स्टेशन बहुत ह्यूज है, उसके मल्टीपल एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स है, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है। तो हमारा जो होटल है वो हर्बीस के बिल्कुल पास में है, मतलब हार्डली 400 मीटर्स के डिस्टेंस पे है और यहाँ से 1 किलोमीटर लगता है। तो अगर आप हमारा वाला ही होटल बुक करने वाले हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप ओसाका स्टेशन हर्बीस वाले स्टॉप पे उतर रहे हो। बहुत ऐसे लाइवली और वाइब्रेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स भी हमें दिख रहे हैं और एक तो बहुत क्यूट सा शॉप है
पेट्स का, तो एकदम मूड डिफरेंट हो गया, मतलब जो पूरा टायर्डनेस था वो निकल गया सारा। हम लोग जा रहे हैं वो वाले स्टारबक्स में, वहाँ पे कोई तो परफॉर्मेंस भी चल रहा है। यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस हो रहा था, काफ़ी रश है यहाँ पे। हाँ, सब लोग रुके। डैनिश समथिंग ना, स्ट्रॉबेरी डैनिश। अभी तो हम लोग स्टारबक्स आए हैं, बट हम लोग ऑब्वियसली ये ट्रिप में ना अलग अलग कैफ़ेज एक्सप्लोर करने वाले हैं जो भी हम लोग को दिखेंगे। और हम लोग का प्लान ऐसा है नहीं कि ऑनलाइन चेक करके जाएंगे, अगर रास्ते पे कोई अगर अच्छा दिख गया तो हम लोग ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको जापान प्लान करते टाइम काम में आएगी बहुत ज़्यादा। उसमें सबसे पहले आता है जापान वीज़ा। तो इसका जो वीज़ा प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, और 2 टाइप के वीज़ा होते हैं, एक तो ई वीज़ा होता है और दूसरा जो है स्टिकर वीज़ा होता है। और इसमें भी आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो, एक तो खुद से VFS ग्लोबल या फिर जापान कॉन्सुलेट अपने जाकर अप्लाई कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे रहते हो, कौन सी सिटी में रहते हो। और दूसरा ऑफकोर्स एजेंट के थ्रू कर सकते हो। हमने जो है वो एजेंट के थ्रू वीज़ा किया था। इसका जो फ़ीस है जापान वीज़ा का, वैसे तो सिर्फ 450 रुपीज़ है। हमने जिस एजेंट के पास से किया था उसने ऊपर से 4000 उनकी एक्स्ट्रा फ़ीस ली थी। टोटल जो है वो पर पर्सन 4500 वीज़ा के लिए पे किया है, और हमारा स्टिकर वीज़ा है। तो जापान वीज़ा के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें सबसे पहले है पासपोर्ट विथ मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। दूसरा 2 फोटोग्राफ्स 2x2 के साइज़ के। इसका जो स्पेसिफिकेशंस है, कैसे आपको एग्जैक्टली फ़ोटो लेना है, वो उसके स्पेसिफिकेशंस हमने स्क्रीन पे दिए हैं। तीसरा फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। चौथा जो है वो है कवर लेटर। अभी कवर लेटर अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपके बिजनेस के ऑफिशियल लेटर हेड में आपको वो प्रिंट आउट निकालना है उसका, और आपके कंपनी का स्टैम्प और साइन भी लगेगा। फिफ्थ जो है वो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स का, और इसमें आपको एवरी पेज पे बैंक का स्टैम्प और साइन लेना होता है। नेक्स्ट जो है वो लास्ट 3 इयर्स के ITR एक्नॉलेजमेंट वाला पेज लगता है आपको। फिर उसके बाद है होटल बुकिंग। फ्री कैंसिलेशन वाला सिलेक्ट करके आप होटल्स बुक कर सकते हो। कंफर्म फ्लाइट टिकट्स, डे टू डे आपका जापान का आइटिनरी। लास्ट जो है, अगर आप बिजनेस ओन करते हो तो आपको GST सर्टिफिकेट देना है। अगर आप सैलरीड हो तो आपको सैलरी स्लिप्स देना होता है। तो जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है जापान का, वो काफ़ी सिंपलर है। आपको 2 फॉर्म भरने होते हैं, एक तो डिसएम्बार्केशन वाला और एक कस्टम डिक्लेरेशन वाला। वो दोनों भी आपको एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मिल जाएंगे। इमिग्रेशन में आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मुझे पूछा था कि आप कितने दिन के लिए आए हो, क्या पर्पस है, किसके साथ आए हो, और आप ओसाका के बाद कहाँ जाने वाले हो, ओसाका में कहाँ रुके हो। सो हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस होने के बाद हमने सिम कार्ड परचेज़ किया वहाँ से। जैसे आप बाहर आओगे ना, आपको टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर दिखेगा, वहाँ पे आपको ई-सिम मिलता है। हमने जो टूरिस्ट सेंटर से बाय किया वो 21 डेज का विथ अनलिमिटेड डेटा बाय किया है, जो हमें मिला 2500 इंडियन रुपीज़ में। एयरपोर्ट से होटल पे आने के लिए हम लोग के पास 3 ऑप्शन थे। फर्स्ट था सबवे, मतलब ट्रेन, उसके बाद में बस और टैक्सी। तो टैक्सी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम लोगों ने वो प्रेफर किया नहीं, हम लोगों ने उसका कॉस्टिंग भी देखा नहीं। और टूरिस्ट सेंटर पे हम लोगों ने पूछा तो हम लोग को पता चला कि अगर सबवे से हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग को 2 बार ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, और हम लोग के पास लगेज भी था। हम लोग रह रहे ओसाका स्टेशन के पास में, तो उन्होंने हम लोग को सजेस्ट किया कि आप बस लो। तो बस का जो कॉस्टिंग है वो है 1800 येन, और अगर हम लोग ट्रेन से आते तो वो रफली 24 to 2200 येन के आसपास था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही था वो भी। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये थोड़ा चीपर भी है तो हम लोग बस से ही जाते। एयरपोर्ट से ओसाका स्टेशन बस से आए, जिसके लिए रफली हम लोग को 1 आवर लगा। बीच में हम लोग को काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी दिखे, बट हम लोग इतने थके हुए थे कि हम लोग आई गेस 10-15 मिनट हम लोगों ने बाहर के व्यूज़ देखे रहेंगे। उसके बाद में हम दोनों सो गए, और फिर 1 घंटे के बाद में उठे और हम लोग सीधा फिर जहाँ पे हम लोग को उतरना था वहाँ पे उतर गए। और वहाँ से हम लोग का होटल रफली 300 to 400 मीटर्स पे था, 5 to 6 मिनट का वॉक, और फिर हम लोग वहाँ से फिर हम लोग होटल पहुँच गए। हम जिस होटल में स्टे कर रहे हैं उसका नाम है माई स्टेज प्रीमियर डोजिमा। सो बेसिकली वो डोजिमा एरिया में आता है। इसका जो कॉस्टिंग पर नाइट हमें मिला है वो 12,000 है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है। रूम का साइज़ बहुत छोटा है। सो जापान ना बहुत फेमस है उसके स्मॉल साइज़ रूम्स के लिए, और बहुत यहाँ पे एक्सपेंसिव भी है। जब हम बुक भी कर रहे थे तो हमें इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शंस दिख रहे थे, बट हमें मेन एरिया में भी चाहिए था, बिकॉज जो मेन एरिया में जब आप बुक करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से काफ़ी सॉर्टेड हो जाता है। सो इस रीज़न से हमने वो बुक किया। प्लस जैसे वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया कि वहाँ पे फैमिली मार्ट और कुछ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट के ऑप्शन
ऑप्शंस भी आसपास में ही है, प्लस इंडियन रेस्टोरेंट्स भी पास में है। जापान का ऑफिशियल करेंसी है येन, और इसके रेट की अगर मैं बात करूँ तो 1 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 1.68 जापानीज़ येन, यानी कि अपना इंडियन रुपीज़ स्ट्रॉन्गर है यहाँ से। और जापान ना बाकी की कंट्रीज़ की तरह नहीं है, जैसे कि अब हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो आजकल कैशलेस ज़्यादा हो गया है पेमेंट, कार्ड वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, पर जापान में आज भी स्ट्रॉन्गली कैश ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए इंडिया से ही हम कुछ करेंसी कन्वर्ट करके लाए थे, और हमें जो कन्वर्जन रेट मिला वो मिला 0.63 का। और मेरे पास कुछ नोट है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये 10,000 येन का है, ये 5,000 का है, ये 1,000 का है। और ना जब हम रिसर्च कर रहे थे तब काफ़ी लोगों से मैंने ये सुना है कि यहाँ पे ना कॉइन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और लोग ना सेपरेट पाउच कैरी करते हैं कॉइन्स रखने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉइन्स भी है, 500 का, 100 का, 50 का, 10, 1 और ये 5। गाइस, ये साइकिल बेचने का शॉप नहीं है, ये साइकिल का पार्किंग है। इस पर से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे लोग साइकिलिंग करते रहेंगे, और ये सिटी कितना साइकिल फ्रेंडली है। देखो यहाँ से अभी जस्ट एक बंदा साइकिल लेके गया, और ये जो है ये ईवी साइकिल्स है, ये हम लोग रेंट भी कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कैसे रेंट करना रहता है, अगर पॉसिबल रहेगा तो हम लोग ये रेंट करेंगे। सो जो जापान का 7-Eleven या फिर और एक कोई तो सुपरमार्केट है, वहाँ पे जो फूड हो या फिर कॉफ़ी मिलेगा ना, वो काफ़ी फ्रेश होता है, मतलब ब्रेकफास्ट भी। तो काफ़ी लोग वो प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करें। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि आज सिर्फ देख के रखते हैं, या फिर कुछ अच्छा रहेगा तो लेके भी रखेंगे। या फिर हमारे होटल के नीचे एक फैमिली मार्ट भी है, और थोड़ा सा आगे जाके 7-Eleven भी है, तो हम लोग कल प्रॉब्ली वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। आज सिर्फ थोड़ा सा देख लेते कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे। और बेस्ट पार्ट, अगर आपको कभी भी पानी बाय करना है तो ये ऐसे जगह से बाय करना 7-Eleven से, तो आपको प्रॉपर जो कॉस्ट रहता है वही मिलेगा। और उसमें भी अगर आप बड़ा बॉटल लेते हो, जैसे ये 2 लीटर का बॉटल है, तो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। ये क्या है? राइस एंड फ्राइड चिकन है शायद। सो ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। इसके अंदर ग्रिल्ड सैल्मन है, स्क्रैम्बल्ड एग, बेकन, लेटस एंड मेयोनीज सैंडविच है। और ये भी है, देख, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड एंड व्हिप क्रीम वाला है ये ट्राई करना है क्या? लेके देख। इधर वेजिटेरियन ऑप्शंस है कोई कोई। चीज़ केक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट है, लाइट है ना एकदम, और बहुत फ्रेश है। बहुत फ्रेश है। 7-Eleven का प्लस पॉइंट क्या है ना कि अगर आप बजट पे भी हो ना तो आपको अच्छा फूड मिल जाता है यहाँ पे, और कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। तो हम लोग प्रॉब्ली कल सुबह भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, और ये काफ़ी लेट तक भी शुरू रहता है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें खाते हो तो आपको एक साइड पे खड़े रह के खाना पड़ता है, मतलब अगर आप ट्रैवल करते करते खाओगे तो वो रूड माना जाता है। तो इसके लिए आप कुछ भी चीज़ें बाई करोगे और आपको सीधा खाना है, भूख लगा है, तो एक साइड पे खड़े रह जाओ और फिर वहाँ पे आराम से खा लो, और फिर आप नेक्स्ट लोकेशन पे जाओ। और उसी के साथ जो भी आपका गार्बेज रहता है, तो आप देखोगे ट्रैवल करते टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डस्टबिन नहीं दिखेंगे, तो अपने साथ ही वो कैरी करो, और जब भी आपको डस्टबिन मिलता है तो वहाँ पे फेंक दो, या फिर अपने होटल में जो डस्टबिन है वो डस्टबिन में सारा डाल दो। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं होटल की तरफ चल के ही, और आज का दिन बहुत ज़्यादा लंबा था। हम लोग ऑलमोस्ट 24 आवर्स से ट्रैवल कर रहे हैं, रफली 4 से 5 घंटे का ही हम लोग का नींद हुआ रहेगा। बट हम लोग का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है जापान का, वो बहुत ही अमेजिंग है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और अगर आप भी जापान के लिए प्लान कर रहे हो तो उसका ट्रैवल गाइड हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, या फिर QR कोड स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यस, और इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने सारी कवर करने की कोशिश की है, बट इनकेस फिर भी कुछ हमसे छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। यस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइस।